स्वागत है इस गहन चर्चा में। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प प्राचीन आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। इसे लोग इंडियन जिनसिंग भी कहते हैं, विंटर चेरी भी, लेकिन आयुर्वेद की दुनिया में इसका नाम है अश्वगंधा। नाम ही देखिए कितना कितना इवोकेटर है। अश्व यानी घोड़ा और गंधा मतलब गंध। पारंपरिक तौर पर कहते हैं कि इसकी जड़ में घोड़े जैसी गंध होती है और शायद ये घोड़े जैसी ताकत और सहन शक्ति भी देती है। बिल्कुल सही कहा आपने। आयुर्वेद में अश्वगंधा या वैज्ञानिक नाम कहें तो विथीनिया सोमनिफेरा, इसको एक बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया गया है। इसे सिर्फ एक जड़ी बूटी नहीं मानते बल्कि एक रसायन मानते हैं। रसायन? हाँ, और ये रसायन शब्द अपने आप में बहुत गहरा है। आयुर्वेद के हिसाब से रसायन वो चीज़ है जो शरीर की धातुओं मतलब टिश्यूज उनका पोषण करे, बीमारियों को दूर रखे, बुढ़ापे को थोड़ा धीमा करे और सबसे जरूरी शरीर के ओज को बढ़ाए। ओज, ये शब्द अक्सर सुनने को मिलता है आयुर्वेद में। क्या है ये ओज? मतलब स्रोतों के हिसाब से इसे कैसे समझे? जरूर देखिए, आयुर्वेद के नजरिए से ओज हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्म, सबसे अहम ऊर्जा है। आप कह सकती हैं जीवन शक्ति का सार। यह हमारी इम्यूनिटी, हमारी सहन शक्ति, हमारी मानसिक स्पष्टता, हमारे पूरे स्वास्थ्य का एक तरह से आधार है। जब ओज अच्छा होता है, भरपूर होता है, तो हम शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत महसूस करते हैं, रोगों से लड़ने की ताकत ज्यादा होती है। तो रसायन औषधियां जैसे अश्वगंधा इसी ओज को बढ़ाने और सहेजने का काम करती हैं, ऐसा पारंपरिक ज्ञान हमें बताता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो आज हमारे पास जो जानकारी है, जो आयुर्वेदिक ग्रंथों और पारंपरिक इस्तेमाल पर आधारित है, उसे देखते हुए हमारा लक्ष्य क्या रहेगा? देखिए, लक्ष्य सिर्फ ये नहीं कि हम अश्वगंधा के फायदों की एक लिस्ट बना दें, हाँ। बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आयुर्वेद इसके असर को किस नजरिए से देखता है, इसके पीछे का सिद्धांत क्या है, कैसे एक ही जड़ी बूटी इतने सारे अलग अलग सिस्टम्स पर काम करती हुई बताई जाती है। हम उस आयुर्वेदिक दृष्टिकोण को पकड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इस आयुर्वेदिक खजाने की परतें खोलते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे ज्यादा मशहूर फायदा, जिसका जिक्र आपने भी किया, वो है शारीरिक शक्ति और ऊर्जा बढ़ाना। स्रोतों में इसे बल्य कहा गया है। बल्य, इसका मतलब क्या सिर्फ मसल्स की ताकत है या कुछ और भी? ये एक आम सोच है, पर आयुर्वेद में बल्य का मतलब इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। हाँ, ये मांसपेशियों को ताकत देती है, फिजिकल स्टेमिना बढ़ाती है, वो घोड़े जैसी ताकत वाली बात इसी से जुड़ी है, बिल्कुल। लेकिन बल्य का मतलब सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है। इसका मतलब है शरीर की पूरी मजबूती और जिसे कहते हैं लचीलापन, रेजिलियंस। ये शरीर को तनाव झेलने और उससे वापस उभरने की क्षमता देती है। आयुर्वेदिक ग्रंथ कहते हैं कि यह शरीर की सभी धातुओं यानी सारे टिश्यूज का पोषण करती है, जिससे एक ओवरऑल एनर्जी लेवल बढ़ता है। और ये वो वाली एनर्जी नहीं है जो मान लीजिए कॉफी पीने से मिलती है और फिर एकदम से ड्रॉप हो जाती है। नहीं, ये एक गहरी स्थिर ऊर्जा है। अच्छा, तो मतलब एक टिकाऊ किस्म की ऊर्जा। और जैसा आपने कहा, ये शारीरिक तनाव झेलने में मदद करती है, तो क्या इसका मानसिक तनाव पर भी कुछ असर होता है? आपने कहा आयुर्वेद इसे मन प्रसादन भी कहता है। हाँ बिल्कुल, मन प्रसादन यानी मन को प्रसन्न, शांत और साफ करने वाली औषधि। यहाँ ये प्रसादन शब्द जरूरी है। इसका मतलब सिर्फ डिप्रेशन दूर करना नहीं, बल्कि मन में एक तरह की स्थिरता और कह सकते हैं निर्मलता लाना है। आजकल की भाषा में हम इसे शायद अडेप्टोजन कह सकते हैं। एक ऐसा पदार्थ जो शरीर को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के तनाव के प्रति ढालने में या अनुकूल बनाने में मदद करता है। आयुर्वेदिक स्रोत बताते हैं कि अश्वगंधा चिंता कम करती है, व्यग्रता को घटाती है और माना जाता है कि ये स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल के लेवल को भी संतुलित करने में भूमिका निभा सकती है। तो मन की जो उथल-पुथल है उसे शांत करने में मदद करती है। तनाव कम होना और मन शांत होना। हाँ। आजकल की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है, उसमें तो इसकी जरूरत शायद सबको है। और अक्सर तनाव का सीधा असर हमारी नींद पर पड़ता है। तो क्या अश्वगंधा इसमें भी कुछ मदद करती है? स्रोतों में निद्रा जनन गुण का भी जिक्र है। हाँ, निद्रा जनन मतलब नींद लाने में सहायक। पर यहाँ ये समझना जरूरी है कि आयुर्वेदिक नजरिए से ये कोई स्लीपिंग पिल की तरह काम नहीं करती,
कि आपको बस नॉकआउट कर दे। नहीं, बल्कि ये नींद के जो नेचुरल साइकिल है उसको वापस पटरी पर लाने में मदद करती है। ऐसा माना जाता है कि ये नर्वस सिस्टम को शांत करके और तनाव कम करके शरीर को स्वाभाविक रूप से नींद के लिए तैयार करती है। ये गहरी, आरामदायक नींद को बढ़ावा देती है, जिससे जागने पर थकान नहीं बल्कि ताजगी महसूस हो। तो इसका मन प्रसाधन गुण और निद्रा जनन गुण ये आपस में जुड़े हुए हैं। शांत मन होगा तो नींद भी बेहतर आएगी। जी, ये कनेक्शन समझना वाकई जरूरी है। अब वापस आते हैं उस रसायन वाले गुण पर जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। आपने ओज और इम्यूनिटी की बात की थी, तो क्या अश्वगंधा सीधे सीधे हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है? आयुर्वेद के अनुसार हाँ, रसायन होने का एक मुख्य मतलब ही यही है कि वो शरीर की रक्षा प्रणाली को मजबूत करे। आयुर्वेद का फोकस सिर्फ बीमारी का इलाज करना नहीं है, बल्कि शरीर को इतना ताकतवर बनाना है कि बीमारियां हो ही कम। अश्वगंधा को ओजवर्धक माना जाता है, यानी ये उस जीवन शक्ति को बढ़ाती है जो हमारी इम्यूनिटी का आधार है। स्रोतों के अनुसार यह शरीर की बीमारियों से लड़ने की जो अंदरूनी क्षमता है उसे बढ़ाती है, उसे ज्यादा सक्षम, ज्यादा रेजिलिएंट बनाती है। यह सिर्फ बाहर के इन्फेक्शन से बचाव नहीं, बल्कि अंदरूनी शक्ति को बढ़ाने का काम है। शारीरिक बल, मानसिक शांति, अच्छी नींद, मजबूत इम्यूनिटी, ये तो काफी प्रभावशाली लिस्ट बन रही है। लेकिन स्रोतों में इसके और भी उपयोग बताए गए हैं, जैसे प्रजनन स्वास्थ्य के लिए इसे वृक्ष भी कहा गया है। सही कहा, वृक्ष उन औषधियों को कहते हैं जो प्रजनन क्षमता और यौन स्वास्थ्य को बेहतर करती हैं। आयुर्वेदिक ग्रंथों में अश्वगंधा को पुरुष और स्त्री दोनों के लिए फायदेमंद बताया गया है। पुरुषों में पारंपरिक रूप से इसका उपयोग स्पर्म काउंट और क्वालिटी सुधारने और यौन शक्ति बढ़ाने के लिए होता रहा है, और स्त्रियों में ये हार्मोनल बैलेंस बनाने और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्वस्थ रखने में सहायक मानी जाती है। यहाँ भी देखिए, ये इसके बल्य और रसायन गुणों से जुड़ता है। अगर शरीर में पूरी ताकत होगी, पोषण होगा, तो जाहिर है प्रजनन प्रणाली भी स्वस्थ रहेगी। आयुर्वेद इसे शुक्र धातु यानी रिप्रोडक्टिव टिश्यूज के पोषण के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानता है। ये दिखाता है कि आयुर्वेद शरीर को अलग अलग हिस्सों में तोड़कर नहीं देखता, बल्कि एक पूरे जुड़े हुए सिस्टम की तरह देखता है। और मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो शांति के अलावा क्या ये सोचने समझने की क्षमता पर भी असर डालती है? आपने मेध्य रसायन का भी जिक्र किया था शायद। हाँ, मेध्य रसायन। मेध्या का अर्थ है बुद्धि, समझ या मेधा। तो मेध्य रसायन वो औषधि है जो मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बढ़ाती है। अश्वगंधा सिर्फ मन को शांत ही नहीं करती, जानकारी के अनुसार ये एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन, स्मरण शक्ति यानी मेमोरी और सीखने की क्षमता, लर्निंग एबिलिटी, इनको भी बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। इसे एक तरह का ब्रेन टॉनिक माना जाता है जो मेंटल क्लैरिटी लाता है और कॉग्निटिव फंक्शंस को सपोर्ट करता है। तो ये दिमाग को तेज और फोकस्ड रखने में भी मददगार हो सकती है। कमाल है, मतलब एक ही जड़ी बूटी इतने सारे मोर्चों पर काम कर रही है। फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल पीस, नींद, इम्यूनिटी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ब्रेन पावर। क्या इसके और भी प्रभाव हैं जिनका जिक्र मिलता है स्रोतों में? जैसे शरीर के दोषों पर इसका क्या असर होता है? वात, पित्त, कफ। हाँ, आयुर्वेद का एक मूल सिद्धांत है त्रिदोष, वात, पित्त, कफ। अश्वगंधा को मुख्य रूप से वातहर माना जाता है। वातः। हाँ, यानी वात दोष को शांत करने वाली। अब वात दोष क्या है? आयुर्वेद के अनुसार वात शरीर में मूवमेंट, हवा और स्पेस एलिमेंट से जुड़ा है। जब वात बिगड़ जाता है, मतलब बढ़ जाता है, तो चिंता, घबराहट, नींद ना आना, जोड़ों में दर्द, रूखापन, पाचन में गड़बड़ी, ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। अश्वगंधा वाताहार होने के नाते इस बढ़े हुए वात को शांत करने में मदद करती है। इसीलिए पारंपरिक रूप से इसे जोड़ों के दर्द और गठिया जैसी वात संबंधी समस्याओं में उपयोगी माना गया है। ये शरीर में एक तरह की स्थिरता और शांति लाती है। अच्छा, तो वात को संतुलित करके ये कई और दिक्कतों में भी राहत दे सकती है। और क्या हृदय या मेटाबॉलिज्म पर भी इसके कुछ प्रभाव बताए गए हैं? हाँ, कुछ पारंपरिक उपयोग और स्रोत इसका जिक्र करते हैं। इसे हृदय के लिए बलदायक यानी हार्ट मसल्स को मजबूत करने में सहायक माना गया है। कुछ जानकारी ये भी बताती हैं कि ये ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में मदद कर सकती है। इसी तरह डायबिटीज के मैनेजमेंट में भी इसे सहायक बताया गया है, क्योंकि माना जाता है कि ये ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकती है।
ये सारे प्रभाव फिर से इसके समग्र मतलब पूरे सिस्टम पर काम करने वाले संतुलनकारी और रसायन गुण की ओर ही इशारा करते हैं। ये शरीर के अलग अलग सिस्टम्स को सहारा देती है। ये सब मिलकर वाकई इसके रसायन या कायाकल्प करने वाले प्रभाव को और पुख्ता करते हैं। आपने बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा करने की बात भी कही थी शुरू में। इसे यौवनवर्धक भी माना गया है। बिल्कुल, यौवनवर्धक यानी जवानी को बढ़ाने वाली या बनाए रखने वाली। देखिए, आयुर्वेद के अनुसार बुढ़ापा सिर्फ उम्र का बढ़ना नहीं है, बल्कि शरीर में धातुओं का कम होना, ओज का कम होना भी है। रसायन औषधियां जैसे अश्वगंधा इस प्रक्रिया को धीमा करने में मदद करती हैं। माना जाता है कि ये सेल्स को रिजुवेनेट करती हैं, टिश्यूज को पोषण देती हैं और शरीर की जो अंदरूनी शक्ति और जीवन शक्ति है उसे बनाए रखती हैं। ये सिर्फ बीमारियों से लड़ना नहीं है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता और ऊर्जा को लंबे समय तक बनाए रखना है। और ये ज्ञान कोई आज का नहीं है। आपने प्राचीन ग्रंथों का जिक्र किया था। क्या चरक संहिता जैसे बड़े ग्रंथों में इसका उल्लेख है? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। चरक संहिता, जो आयुर्वेद के सबसे अहम ग्रंथों में से एक है, उसमें अश्वगंधा का वर्णन मिलता है। इसे वहाँ बल्य यानी शक्तिवर्धक, रसायन यानी कायाकल्प करने वाली और वृश्य यानी प्रजनन क्षमता बढ़ाने वाली औषधियों की श्रेणी में रखा गया है। इसी तरह एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है भाव प्रकाश निघंटु। उसमें तो साफ साफ लिखा है अश्वगंधा बलप्रदा, मतलब अश्वगंधा बल प्रदान करने वाली है, शरीर को घोड़े जैसी शक्ति देने वाली। यह दिखाता है कि अश्वगंधा का महत्व और इसके गुणों की समझ कितनी पुरानी है, सदियों से चली आ रही है। ये ऐतिहासिक निरंतरता वाकई प्रभावशाली है। ये दिखाता है कि कैसे ये पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियां समय की कसौटी पर एक तरह से खरी उतरी हैं। सही बात है। और ये सब कुछ यही दिखाता है कि आयुर्वेद अश्वगंधा को एक होलिस्टिक यानी समग्र औषधि के रूप में देखता है। ये किसी एक लक्षण या एक बीमारी पर काम करने के बजाय पूरे शरीर और मन पर एक संतुलन लाने वाला प्रभाव डालती है। ये मानती है कि शारीरिक शक्ति, मानसिक शांति, गहरी ऊर्जा, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। आयुर्वेद का लक्ष्य ही है संतुलन स्थापित करना, और अश्वगंधा इस लक्ष्य को पाने का एक महत्वपूर्ण जरिया मानी जाती है। तो अगर हम आज की चर्चा का सार निकालें, तो आयुर्वेदिक स्रोतों के हिसाब से अश्वगंधा एक बहुत ही शक्तिशाली रसायन औषधि है। ये सिर्फ शारीरिक बल या ऊर्जा ही नहीं देती, बल्कि मानसिक शांति, बेहतर नींद, मजबूत इम्यूनिटी, स्वस्थ प्रजनन कार्य, बेहतर दिमागी क्षमता और यहाँ तक कि एंटी एजिंग में भी सहायक मानी जाती है। इसे सिर्फ एक जड़ी बूटी कहना शायद इसकी पूरी तस्वीर नहीं देता। ये एक संपूर्ण स्वास्थ्य टॉनिक के रूप में वर्णित है। बिल्कुल सही कहा। स्रोतों के अनुसार इसका असली महत्व इसकी इसी मल्टीडिमेंशनल अप्रोच में है कि कैसे ये शरीर के अलग अलग सिस्टम्स को एक साथ बैलेंस और नरिश करती है। ये सिर्फ लक्षणों को दबाते नहीं, बल्कि शरीर की अपनी हीलिंग और बैलेंसिंग क्षमता को बढ़ाती है। जैसा कि प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में बार बार जोर दिया गया है, ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच का बेहतरीन उदाहरण है। अश्वगंधा पर यह आयुर्वेदिक नजरिया वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है कि प्रकृति में कैसे कैसे समाधान छिपे हो सकते हैं। हाँ, और ये हमें एक अहम विचार के साथ छोड़ जाता है। जिस तरह आयुर्वेद अश्वगंधा जैसी एक ही औषधि को शरीर और मन दोनों पर इतने अलग अलग और गहरे प्रभाव डालने वाला मानता है, जो शारीरिक शक्ति से लेकर मानसिक शांति तक सब कुछ जोड़ता है, तो क्या ये हमें अपने स्वास्थ्य और कल्याण के प्रति एक ज्यादा एकीकृत, ज्यादा होलिस्टिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित नहीं करता? एक ऐसा नजरिया जहां हम सिर्फ लक्षणों का इलाज